Good morning student. Once again welcome in history class. In the previous video we have discussed about the what do you mean by the French Revolution, what were the causes of the French Revolution and what do you mean by the States General, and last topic we were discussing about the how did France became a how National Assembly drafted a constitution for the nation. I hope you understand up to here. Today we will discuss how did France became republic and how republic means in the France which system abolished, monarchy system abolished and France became a republic. What were the reason behind that? How we can say that? We know very well when the National Assembly drafted a constitution for the country, they didn't give the voting rights to every person. They gave the voting right to only active citizens. They didn't give the voting right to the passive citizens. So it means all the peoples were not happy. According to that, peoples were thinking who were having the rights here only. Only the prosperous people is having all the rights. So after the what were the reasons behind that? How can we say that the monarchy system abolished here and the France became a republic? We will discuss one by one. Although king साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि प्रेशर में आके किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन तो कर दिए थे, बट आप साइमल्टेनियसली व्हाट ही वाज डूइंग आफ्टर दैट, किंग एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन. सीक्रेट नेगोशिएशन का मतलब चुपचाप एग्रीमेंट कर लेना विद द किंग ऑफ प्रूशिया. जैसे ही किंग ने, क्योंकि सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया था, किंग ने लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किए, पर साथ ही साथ उसके बाद उसने क्या किया, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन, यानी कि किसके साथ चुपचाप संधि एग्रीमेंट कर लिया, विद किंग ऑफ प्रूशिया. प्रूशिया के किंग के साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया कि आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं. रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड, नॉट ओनली द प्रूशिया एंड द फ्रांस, किंग वरीड अबाउट इवन रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि जो फ्रांस के आसपास जो कंट्रीज थे, नेबरिंग कंट्रीज थे, दे वर आल्सो वरीड. क्यों? अगर उनको ये डर लग रहा था अगर फ्रांस के लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं किंग के अगेंस्ट या मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट, तो यानी कि कुछ समय के बाद यहाँ पर भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. एंड वरीड एंड प्लान टू सेंड ट्रूप्स, तो उन्होंने क्या प्लानिंग की, जो नेबरिंग कंट्रीज थी फ्रांस के आसपास, दे वर वरीड एंड प्लान टू सेंड ट्रूप्स, की अपनी आर्मी भेज दी जाए यहाँ पर, किसके लिए, टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन 1789, कि जो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है फ्रांस में, इसको दबाने के लिए, इसको कम करने के लिए हम अपनी आर्मी को भेज देते हैं. व्हाई? बिकॉज दे वर वरीड अबाउट इट. अगर हम ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इट मीन्स आवर कंट्रीज पीपल ऑल्सो विल डू सेम थिंग. तो देन विच कंट्रीज हेल्प नेबरिंग कंट्रीज, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. ऑस्ट्रिया, व्हाई ऑस्ट्रिया हेल्प फॉर दैट पर्पस, जो क्वीन मैरी एंथोनी थे, उन्होंने अपने ब्रदर ऑस्ट्रिया प्रिंस से हेल्प मांगी कि आप हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करें. तो मेनली किस कंट्रीज ने मतलब इनके खिलाफ आर्मी भेजने का कोशिश किया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. दे वर थिंकिंग, दे वर प्लानिंग ओनली दैट टाइम. बिफोर दैट दे अटैक, बट नेशनल असेंबली डिसाइडेड, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. ऑस्ट्रिया प्रूशिया अटैक करती उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, इन अप्रैल 1792 दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. तो इट मीन्स मैनी वॉलंटियर्स टू पार्टिसिपेटेड, काफी वॉलंटियर्स में इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको वॉर ऑफ पीपल बोला गया. क्यों? क्योंकि ये वॉर ऑफ पीपल क्यों बोला गया, क्योंकि ये वॉर किसके अगेंस्ट है, एक अरिस्टोक्रेसी हम कह सकते हैं, अरिस्टोक्रेसी, वॉर अगेंस्ट द अरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की सिस्टम, या वी कैन से दैट द डायनेस्टी. एंड व्हाट हैपेंड, many volunteers participated, volunteers sung a song when they marched into the Paris, यानी कि जैसे ही volunteers पेरिस की तरफ मार्च करते हुए जा रहे थे, बढ़ते हुए जाते, they were singing a song, उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया वहां पर. What was the name of that song that was sung by the volunteers? Marseillaise. Marseillaise. After that it became the national anthem of France, यानी कि जो गाना सॉन्ग वो गाते हुए जा रहे थे वॉलंटियर्स, बाद में यही सॉन्ग क्या बन गया वहां का, फ्रांस का नेशनल
anthem, and it was written by Roger D. L. Isley. It was written by Roger D. L. Isley. Clear up to here? यानी कि हमने अभी तक ये पढ़ा, जैसे ही किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर किया, साइमल्टेनियसली उसने किससे नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया? सीक्रेट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के साथ। ऑस्ट्रिया प्रूशिया ने प्लानिंग बनाई कि वी शुड अटैक, कि जो यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसको पुट डाउन करने के लिए हमें अपनी ट्रूप्स को भेजना चाहिए। इसी के खिलाफ क्या किया? नेशनल असेंबली ने वॉर किसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया? ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। इन विच ईयर? अप्रैल 1792। एंड many volunteers participated them, and when they were marched into Paris they were singing a song, and what was the name of that song? Marseillaise. Or after that it became the national anthem of France, or it was written by Roger D. L. Isley. And clear up to here? Uprising due to short supplies and high food prices. हमने लास्ट पैराग्राफ में भी पढ़ा, लास्ट टॉपिक में, कि यहाँ की फ्रांस की मेन प्रॉब्लम क्या थी? शॉर्ट सप्लाईज, क्योंकि फूड प्रॉपर नहीं हो पा रही थी ड्यू टू कोल्ड और फेलियर ऑफ क्रॉप्स, उसे ड्रॉट हो रहा था काफी वहां पर। एंड क्या हुआ? शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड एंड हाई फूड। जब शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगे? एक्सट्रीम सिचुएशन पर चले जाएंगे, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि सबसिस्टेंस प्राइस, यानी कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर, यानी कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको अभी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। वैन क्यों? जब शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज होगी यहाँ पर, और ऊपर से हाई फूड प्राइसेस। यानी कि दीज टॉपिक्स वर डिस्कस इन द क्लब्स। ये लोग अपने कॉफी हाउसेज में, सैलून्स में डिस्कशन करने लगे। एज ए रिजल्ट पॉलिटिकल क्लब बिकेम इम्पोर्टेंट। इससे धीरे धीरे क्या बनने लगे फ्रांस के अंदर? पॉलिटिकल क्लब्स। और अमंग देम द पॉलिटिकल क्लब विच वाज द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल क्लब? Jacobin Club. What was the most famous political club? Jacobin Club. And who are the members in the Jacobin Club? ये वो लोग मेंबर्स थे जिनको वहां पर मतलब जो एक्टिव सिटीजन में जिनको नहीं रखा गया था, जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला था, जिनको डिक्लेरेशन ऑफ बोले ना राइट्स ऑफ मैन, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी शुड प्रोवाइड दीज राइट्स, इट मीन्स दे डिडंट गेट दीज टाइप्स ऑफ राइट। तो हु बिकेम द मेंबर्स? मेंबर्स बिलोंग टू लेस प्रोस्पेरस सेक्शन, यानी कि they don't belongs to the rich family, they belongs to the middle class family, we can say that less prosperous sections. And what were the qualities? wore strip trousers, strip का मतलब जो लाइन वाले जो ट्राउजर्स थे वो पहनते थे लोग। रेड कैप, और ऊपर क्या कैप लगा के रहते? रेड स्ट्रिप। तो मतलब ये क्या कहते थे? वोर स्ट्रिप ट्राउजर्स और ऊपर रेड कैप। रेड कैप किसका सिंबल था वहां पर? सिंबल ऑफ liberty. Why they were wearing the red cap? Red cap was showing the symbol of liberty, कि हमें क्या चाहिए? आजादी। We want also freedom, कि we also want all the rights. And who was the main leader here? Leader Robespierre. यानी कि who was the most important leader in the Jacobin Club? Robespierre. And how the political club got this name? Got the name from कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब। किसके नाम से इसका नाम पड़ा? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से ये नाम पड़ा। अब अंडर द लीडरशिप ऑफ रोबेस्पियर व्हाट हैपेंड? ऑन 10th अगस्त 1792 अगेन दे अटैक द पैलेस ऑफ किंग। पहले उन्होंने, आपने देखा होगा बेस्टाइल ऑफ प्रिजन, बेस्टाइल ऑफ प्रिजन थी उसके ऊपर वहां के लोगों ने अटैक किया। फिर उन्होंने देखा कि जो किंग ऑफ वर्साइलेस था उसके ऊपर उन्होंने पैलेस पे अटैक किया, उसको प्रॉपर। अगेन दे अटैक द टुलिरेस, दे मास्क्ड द किंग्स गार्ड्स, लार्ज स्केल पर उन गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। कैप्ट द किंग इन होस्टेज। होस्टेज का मतलब क्या होता है? उनको बंदी बना लेना, जबरदस्ती पकड़ के रखना। एंड प्रिजन फॉर रॉयल फैमिली एंड इलेक्शंस हेल्ड। क्यों ये बात हमने बोली कि प्रिजन फॉर रॉयल फैमिली and election held. Now the National Assembly called a meeting and what they were decided कि जो king in hostage यानी कि king की फैमिली को जो हमने बंदी बनाकर रखा है, प्रिजन यानी कि टू पुट इनटू जेल, जो रॉयल फैमिली उसको कहाँ डाल दिया जाए? जेल के अंदर। एंड इलेक्शंस हेल्ड। हाउ दे वर सेइंग कि इलेक्शंस हेल्ड। अब इस इलेक्शन का मतलब क्या था? नेशनल असेंबली ने क्यों करवाया? न्यूली इलेक्टेड असेंबली,
न्यूली इलेक्टेड assembly called convention, convention. We can say that what is the new name of the national assembly, and the newly elected assembly was called the convention. On which date? 21st September 1792. अब इसका क्या मतलब था? न्यू कन्वेंशन का मतलब क्या था? is what they declare France a republic. They declare France became a republic. फ्रांस को क्या घोषित कर दिया यहाँ पर? रिपब्लिक, जो न्यू इलेक्टेड असेंबली हुई. क्लियर? कन्वेंशन यानी 21 सितंबर 1792 को अपॉइंट हुआ. इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एब्लोइस मोनार्की सिस्टम. किसको एब्लोइस कर दिया? Abolish monarchy system and declare France a republic. And who became the main leader here in the republic? Robespierre. And who was the Robespierre? Robespierre was the most important leader of the Jacobin club. Clear up to here? That newly elected assembly was directly elected. It means the newly elected assembly directly elected Okay, in the declaration and in the constitution, what they declare? Only who got the voting right above 25 years of age, or those who can give the tax of 3 days as a labor wages. So now what they have declared, and those who got the age of above the 21 years of age, यानी 21 years of age, they can cast their vote. वो भी अब वोट डाल सकते थे जिनकी एज कितनी थी? 20. Now people got voting rights with age 21 and above. यानी कि जिनकी एज क्या थी? 21 या इससे अबोव थी, वो अब वोटिंग राइट्स उनको अधिकार मिल गया. क्लियर अप टू हियर? 21 सितंबर 1792 France declared abolished monarchy system and France declared a republic. And after that what happened? What were the main another characteristics? Directly elected, and who can give the voting rights? 21 and above peoples. Or what was the name of the National Assembly now? यानी कि we can say that convention क्या था? Newly elected assembly was called the convention. And after that what happened? King Louis XVI and Queen Mary Antoinette guillotined, executed, to put into death. यानी कि इसके बाद में क्या किया? लुई 16 और क्वीन मैरी एंटोनिटे को ग्लिटेंड कर दिया गया, यानी कि बी हेडेड. उनको एक ग्लिटेंड क्या था? इज ए डिवाइस लाइक ए ब्लेड, जैसे रेजर टाइप में जो रहता है उसका 2 पोल्स रहते हैं, उससे क्या कर देते? इसे बी हेडेड, उससे अलग कर दिया गया, यानी कि उनको सिवियर पनिशमेंट दिया गया. और वो किसके समय में दिया सब? और सब किसकी लीडरशिप में हुआ सारा काम? रोबोस्पियर की अंडरशिप में हुआ. इसीलिए रोबोस्पियर के पीरियड को 1793 से लेकर 1794 तक में क्या बोला जाने लगा? इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर. तो इट मीन्स दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज रेन ऑफ टेरर. नाउ वी विल डिस्कस इन द डिटेल व्हाट डू मीन बाय द रेन ऑफ टेरर. Now we will discuss the reign of terror. And the period between 1793 and 1794 is referred to as the reign of terror in France. Why? Because in the previous paragraph we have seen how in the France abolished monarchy system and what established? France became a republic country. And who were the main leader here that time? Robespierre, Maximilien Robespierre. Under the leadership of Maximilien Robespierre, what were the volunteers done? They hostage the king also, यानी उसी की अंडरशिप में उन्होंने किंग को भी होस्टेज कर लिया गया. And after that king and Queen Mary Antoinette guillotined. So and after that in the France republic established and Maximilien Robespierre became the important leader here. But which severe policy adopted by the Maximilien Robespierre?
That's why that period, the reign of terror, in which period between 1793 to 1794 is known as the, yeah, we can say that is referred to know as the reign of terror. Now we will discuss. During this period of Syria, during this period means 1793 to 1794, Robespierre, Maximilien Robespierre followed a very severe control and punishment policy by Maximilien Robespierre. Why he adopted the severe control and punishment? It means he was thinking that those peoples were the enemies of the republics and the revolutionaries' ideas. They were put into jail, and after that they were tried, and after that if they got the guilty, तो what they were doing, अगर वो उनको बंदी बना लिया जाता था उनको और उनके ऊपर केस चलाया जाता था. If they find guilty, अगर उन लोगों को लगता था कि they are the guilty, यानी कि दोषी पाए जाते थे, what have done, they also guillotined, उनको क्या कर दिया जाता था, guillotined. Enemies और किन लोगों को, enemies of republic and revolution were tried by a revolutionaries tribunal guillotined. अगर उनको लगता था कि ये दोषी लोग हैं तो उनको क्या, और अप्रोक्सीमेटली इन विच पीरियड 1793 से लेकर 1794 में कितने लोगों को उसने गिलिटेंड किया कि वो किसके एनिमीज हैं, रिपब्लिक के और रिवोल्यूशनरीज आइडियाज के. तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 पीपल वर गिलिटेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. और वो उन लोगों को भी करता था दोज हु वर नॉट फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ द मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. ऐसा नहीं कि जो एनिमीज थे रिपब्लिक के रिवोल्यूशनरीज आइडियाज के उन्हीं को ही गिलिटेंड किया जाता था, नहीं. दोज हु वर नॉट इन द फेवर ऑफ द मैक्सिमिलियन आइडियाज, they were also guillotined that time. After that what happened, यानी कि those who were, many people were not favor in the Maximilian Robespierre. कई लोगों ने इस चीज का अपोज किया कि जो पॉलिसीज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर अडॉप्ट कर रहे हैं ये गलत चीज है, इसको नहीं करना चाहिए, यानी कि they were not favor in that one. And after that in July 1794 रोबेस्पियर वॉज गिलिटेंड, यानी कि जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को भी क्या कर दिया गया, उसकी इस पॉलिसी के खिलाफ गिलिटेंड कर दिया गया. ऐसा नहीं कि उन्होंने यही काम किया कि गिलिटेंड का ही उसका काम था, नो. व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय रोबेस्पियर टू ब्रिंग इक्वालिटी इन फ्रेंच सोसाइटी, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी में इक्वालिटीज लाने के लिए मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या और काम किए, क्या ऐसे स्टेप्स उठाए कि फ्रांस में सभी लोगों को इक्वलिटी आए, यानी कि समान अधिकार मिले. फर्स्टली मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, मैक्सिमम लिमिट कर दिया कि इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे. द प्राइस ऑल्सो एंड द वेजेस ऑल्सो फिक्स, कि अगर आपको 500 है वेजेस तो सभी को 500 मिलेंगे. अगर किसी का प्राइस रखा है कि 100 रुपीज है तो फिक्स है, यानी कि व्हाट डन, क्योंकि इससे क्या है इक्वलिटी लाने के लिए. मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, वेजेस और प्राइसेस में इक्वलिटी लाने के लिए. सेकंड मीट एंड ब्रेड व राशन, यानी कि मीट और ब्रेड कहाँ मिलेंगी, राशन की शॉप पे, आप वहां से ले सकते हैं. ये नहीं कि कोई उसके लिए जमाखोरी हो रही है या रिश्वतखोरी है कि आपको अलग प्लेस से लेना पड़ेगा, नो. यू कैन गेट फ्रॉम देयर मीट एंड ब्रेड व राशन, यानी कि वो आपको राशन की शॉप पर इजीली अवेलेबल होंगे. थर्ड प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स वर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, प्राइसेस यानी कि क्रॉप्स के फिक्स प्राइसेस कर दिए कि आपको इस क्रॉप के ऊपर ये प्राइसेस दिए जाएंगे फिक्स, 700, 800, 900, 1000 अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट डिसाइडेड बाय दैट टाइम. क्लियर. सबसे पहला क्या इक्वालिटी लाने के लिए क्या, मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस. सेकंड मीट एंड ब्रेड वर राशन. थर्ड प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स वर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड फोर्थ व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, व्हाइट फ्लोर वहां पर काफी कॉस्टली था और मेन चीज होता है कि जो अरिस्टोक्रेट लोग हैं वो लोग खा सकते हैं इसको, उसको क्या कर दिया गया, व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, इसके लिए टोटली प्रतिबंध कर दिया गया, मनाही कर दी गई. बाय एंड ऑल विल ईट एन इक्वलिटी ब्रेड, इक्वलिटी ब्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है इक्वलिटी वाला ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोर, इसमें सभी टाइप्स के अनाज मिले हुए होंगे, सबको खाना होगा. ये नहीं कि व्हाइट ब्रेड को कि खाली हम सोचे कि व्हाइट फ्लोर का ही खाएंगे हम ब्रेड, नो. इट वॉज टोटली प्रोहिबिटेड, फोरबिडन, मनाही कर देगी. और ऑल विल ईट एन इक्वलिटी ब्रेड, सभी को यानी कि सभी फ्लोर यानी कि सभी मिक्स आटा खाना होगा. तो इसीलिए क्यों किया गया,
ताकि कंट्री के अंदर क्या लाई जाए, एक इक्वलिटी स्टेब्लिश की जाए, इक्वलिटी ब्रेड खानी है सभी को। 5th पॉइंट, सिटियोन एंड सिटियोन, यानी कि नोबडी विल कॉल द सिटीजन्स सर एंड मैम, कोई किसी को सर और मैम नहीं कहेगा। क्यों? सर मैम कहने से क्या होगा कि उससे हमें अमीर और गरीब का एहसास हो रहा है उससे, कि हम इसे इक्वलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं फ्रांस के अंदर। अगर आपको कहना है इक्वलिटी हमें लानी है फ्रांस के अंदर, तो सिटीजन को मैन के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, सिटियोन, एंड और फीमेल के लिए सिटियन, यानी कि दीज वर्ड्स यू विल यूज फॉर द व्हाई, बिकॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वांट्स टू establish equality here. And 6th point, churches were shut down. Churches were shut down, यानी कि religious place, यानी कि चर्च, we can say that the clergy will not interfere in the state matter, कि चर्चिस को बंद कर दिया गया, जो भी क्लर्जी है या चर्च है उनका स्टेट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इवन जो चर्चिस को भी किस में कन्वर्ट कर दिया गया, बैरक्स एंड ऑफिसेज बना दिए गए, उनकी सैनिक छावनी बना दी गई वहां पर, और वो साथ ही साथ ऑफिसेज बना दिए गए, इसमें यूज करने लगे उसको। एंड सबसे जो उनका मेन पॉइंट आएगा, एब्लोशंस ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस, फ्रेंच कॉलोनी। एब्लोशन यानी कि जो स्लेवरी सिस्टम था, जो दास प्रथा सिस्टम थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, फ्रेंच सोसाइटी में से धीरे धीरे कम कर दिया, बंद कर दिया। बट व्हेन नेपोलियन केम इन पावर इन 1804, जब नेपोलियन कौन से ईयर में आए, 1804, अगेन रिस्टोर स्लेवरी सिस्टम इन फ्रांस, यानी कि दीज वर द मेजर्स अडोप्टेड बाय द मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फॉर विच पर्पस, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग इक्वलिटी इन फ्रेंच सोसाइटी, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने ये काम किए, यानी कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, एंड सेकंड मीट एंड ब्रेड वर राशंस, and after that prices of crops were fixed, and after that white flour was forbidden, all will eat the equality bread, and next churches were shut down, nobody will call the sir and ma'am, all will use the citizen and citizen, and for the male and female, and after that last point, and slavery was abolished in the French society. But when Napoleon came in power in 1804, again slavery system restore here. It means Maximilian Robespierre adopted for that purpose, यानी कि कौन, because in France what established here, रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का मेन लीडर कौन बन गया यहाँ पर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो इन्होंने 1709 से लेकर 1794, यानी कि अपने आइडियाज को लोगों से मनवाने के लिए इन्होंने काफी लोगों के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई जो मैं कह रहा हूँ, या जो एनिमीज है रिपब्लिक के या रिवोल्यूशनरीज आइडियाज को, उनको यहाँ जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तो उनको क्या कर दिया जाता था, गिल्टन, उनको मरवा दिया जाता था। तो इसके लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की, और बाद में इसी के खिलाफ उसको बाद में क्या कर दिया गया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को जुलाई 1794 में रोबेस्पियर वाज आल्सो गिल्टन। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, ए डायरेक्टरी रूल्स। Now we will discuss the Directory rule. How the Directory rule is established in France. The reign of terror ended in 1794. We know very well reign of terror in this period 1793 to 1794. And fall of Jacobin government. यानी कि Jacobin government fall होगी 1794 में. और after that what happened? A new constitution prepared by elected convention. I hope you remember. What do you mean by the convention? Newly elected assembly was called the convention. यानी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग से फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया, किसके द्वारा, जो इलेक्टेड कन्वेंशन थी, क्योंकि कन्वेंशन की ये कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली की इलेक्टेड बॉडी, प्रोवाइडिंग फॉर ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया इलेक्टेड कन्वेंशन के द्वारा, इसका मेन एम क्या था, प्रोवाइडिंग फॉर ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि अब यहाँ पर किस टाइप की गवर्नमेंट स्टेब्लिश की जाए, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो, मतलब ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद ए लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, किससे साथ बनी हुई है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विद ए लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और दैट वाज नोन एज द डायरेक्टरी, यानी कि जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किससे बनी हुई हो, लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स बॉडी से मिलकर बनी हुई हो,
और इसको लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव बॉडी से मिलकर जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसको क्या नाम दिया गया उन्होंने, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या था, एंड एग्जीक्यूटिव्स मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव्स बनाई गई थी कितने मेंबर से मिलकर बनाई गई थी, 5 मेंबर से। हमने देखा कि इसका मेन एम क्या था, क्यों, वाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड, क्यों इसमें 5 मेंबर्स रखे गए। दिस प्रोवाइडेड ए सेफगार्ड अगेंस्ट एनी वन मैन डोमिनेटिंग द पावर, जैसे इन द पीरियड ऑफ रेन ऑफ टेरर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी कि मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर वाज द मेन लीडर हियर, ही वाज हैविंग ऑल द पावर्स इन हिज हैंड। तो यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि टू प्रोवाइडेड ए सेफगार्ड अगेंस्ट एनी वन मैन डोमिनेटिंग द पावर, क्योंकि वो अपने हिसाब से रूल कर रहा था कंट्री के ऊपर, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव्स बनाई गई, और एग्जीक्यूटिव्स में कितने मेंबर रखे गए, 5 मेंबर्स। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द डायरेक्टर्स ऑफन क्लासेस, जो एग्जीक्यूटिव्स के जो डायरेक्टर्स थे वो किसके साथ क्लासेस कर हो गए, उनके डिस्प्यूट्स हो गए, क्लासेस विद द लेजिस्लेचर्स काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो डायरेक्टर्स थे उनके किसके साथ क्लासेस स्टार्ट हो गए, डिस्प्यूट स्टार्ट होने लगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। 5 मेंबर्स तो बना दिए एग्जीक्यूटिव से, पर डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में क्या डेवलप हो गए, एक क्लासेस यानी कि डिस्प्यूट्स। तो इससे फ्रांस के अंदर क्या हुआ, दिस पॉलिटिकल instability paved the way for the rise of a military dictator। इससे वहां पर क्या स्टेब्लिश हो गई, वहां पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में किसका रूल आ गया यहाँ पर, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह, नेपोलियन बोनापार्ट, हु बिकेम द मेन लीडर हियर नाउ, डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। नाउ क्लियर अप टू हियर, डायरेक्टरी रूल क्या था यहाँ पर, Directly, I explain again. Reign of terror ended in which year? 1794. Then when the reign of terror will end, so what will be happen? Which type of government ended here? Jacobin government ended here. तो after यानी कि elected assembly क्या थी वहाँ पर, newly convention. What they have done? They made which type of government? Republican form of government. What was the main aim of that? They have appointed a executive body, and that was known as the directory. And what was the main aim? Directory क्या थे? Executives made up of 5 members. This provided a safeguards against any one man dominating the power. The directors often clashes with the legislative council. This political instability paved the rise of a military dictator. What was the name of the military dictator? Napoleon Bonaparte. So now we will discuss the rise and fall of Napoleon Bonaparte. In 1804, what happened? In 1804, Napoleon declared himself the Emperor of France. यानी कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर दिया एम्परर ऑफ फ्रांस। He was a brilliant general. क्या था वो, एक ब्रिलियंट जनरल था, and used his armies to conquer. उसने अपनी आर्मीज को to conquer his army, he used his armies to conquer and dominate all the neighboring countries, यानी कि जितने भी आसपास की फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्रीज थी उसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश की, एक्सेप्ट किसको छोड़ दिया उसमें उसने, ब्रिटेन एंड प्रोशिया, ब्रिटेन एंड प्रोशिया, सॉरी प्रोशिया, PRUSSIA। यानी कि 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को कहाँ का एम्परर घोषित कर दिया, फ्रांस का। उसने डोमिनेट करना चाहो ना नेबरिंग कंट्री, सिर्फ किसको छोड़कर, ब्रिटेन एंड प्रोशिया, ब्रिटेन एंड प्रोशिया को छोड़कर। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, कि व्हाई वी आर सेइंग कि ओनली ब्रिटेन एंड रशिया, नॉट प्रोशिया। फर्स्टली आई हैव रिटन राइट, Britain and Prussia. After that, Britain, Prussia, Austria and Russia, they came together, jointly defeated at Leipzig, again at Waterloo in 1815. इन सभी पावर्स ने यानी कि ब्रिटेन, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया चारों ने मिलकर ज्वाइंटली किसको डिफीट कर दिया, किस प्लेस पर, लिप्जिग में, अगेन एट वाटरलू इन 1815, और बाद में 1815 में वाटरलू में कर दिया गया, उसको डिफीट कर दिया गया, एंड ही वाज कैप्चर्ड, बाद में उसको कैप्चर कर लिया गया, एंड सेंट एज ए प्रिजनर्स टू द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना,
और कौन से प्रिजनर कौन से प्रिजन में भेज दिया गया, आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना, एंड वेयर ही डाइड इन 1821, और कौन सी ईयर में वहां पर डाइड हो गया, 1821 में। हमने ये देखा अभी 2 पैराग्राफ रीड किए, यहाँ पर अच्छे से समझे। डायरेक्टरी रूल, द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, राइज ऑफ फॉल नेपोलियन में हमें क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। 1804 में क्या किया था, सेट ऑन द ही बिकेम द एम्परर ऑफ द फ्रांस, इसने डोमिनेट करना चाहा द नेबरिंग कंट्रीज को, एक्सेप्ट किसको, ब्रिटेन और रशिया को छोड़कर। आफ्टर दैट सभी पावर्स इकट्ठी हुई, ब्रिटेन, रूसिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन्होंने ज्वाइंटली कहां पर इसको डिफीट किया, लिप्जिंग पर, और बाद में फाइनली एट वेयर ही वाज डिफीटेड एट वाटरलू, एंड आफ्टर दैट ही सेंट 2 prisoners and वेयर आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना, and finally he died in 1821. Now we will discuss the next topic. Did women have a revolution? Women have a revolution. Did women have a revolution? From the very beginning, women were active participate in the struggle, but the conditions of women of third states was different from first and second states. We know very well that time French society was divided into 3 states, but first and second states women conditions was good comparatively to the third states women. For through this revolution, यानी कि through this revolution मतलब the revolution of 1789, they got a platform. As a result, यानी कि उनको एक मंच मिल गया इसके थ्रू. As a result, they formed 60 women's club. तो इससे women's को क्या एक प्लेटफॉर्म मिल गया. How many women's club they established there? 60 women's club. Or what was the main aim of that women's club? What were the main demanded? Equality, यानी कि they also wants the equality like men, and second the right to vote, कि हम एक तो equality चाहिए सोसाइटी में. second उन्होंने क्या डिमांड रखी, the right to vote. Why? Because when the drafted the constitution of 1791, जो constitution बना था 1791, the women didn't get the voting rights. उस समय women's को voting rights नहीं मिले थे. तो फाइनली इन 1946 दे गोट द राइट टू वोट. क्लियर? डिड वीमेन हैव ए रिवोल्यूशन? हमें क्या, तो 1789 का तो वीमेंस कितने पॉलिटिकल वीमेंस क्लब स्टैब्लिश हुए, 60. और व्हाट वाज द मेन एम ऑफ दैट वीमेंस क्लब? दे वर डिमांडेड इक्वलिटी एंड वोटिंग राइट्स. एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट इन विच ईयर फाइनली women's got the voting right in France, 1946. Clear up to? Now go ahead on next point. The abolitions of slavery. Slavery यानी कि जो दास प्रथा सिस्टम था. Jacobin regime. Jacobin regimes का मतलब during the Jacobin government, and that was formed by the Maximilian Robespierre, और in which year 1793 to 1794, और that period is referred to as the reign of terror, यानी आतंक का शासन. was abolitions of slavery and national convention. convention क्या था? newly elected assembly was called the national convention. in 1794 make a legislated, क्या कानून बनाया इन्होंने? to free all slaves, यानी कि 1794 में इन्होंने कानून बनाया कि इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि we should free all slaves. but when Napoleon Bonaparte came in power in France, he became the emperor of France, again restore slavery in France in 1804. Slavery finally ended in 1848. In which year slavery was ended? In 1848. Clear? Slavery का हमने पढ़ा सबसे पहले किस गवर्नमेंट ने ट्राई किया? ड्यूरिंग द जैकोबिन रेजिम के समय. आफ्टर दैट नेशनल कन्वेंशन एक लेजिस्लेटिव बनाया जिसके अंदर 1794 में इन्होंने क्या डिसाइड किया? टू फ्री ऑल स्लेव्स. बट अगेन व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट केम इन पावर, अगेन रिस्टोर स्लेवरी सिस्टम इन फ्रांस इन 1804, and after that finally in which year slavery system abolished from the French society? 1848. यानी कि women got the voting right in which year? 1946. और slavery finally ended in which year? abolished in which year? 1848. Clear? Yes. Now the legacy of the French Revolution. किसका मतलब क्या है कि the French Revolution produced great effect not only in France but also the whole of Europe. यानी कि French Revolution का effect not only France but also all over the Europe.
खाली फ्रांस के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं है, ऑल ओवर यूरोप पर। इफेक्ट्स ऑन फ्रांस, फ्रांस पर इसका क्या इफेक्ट आया? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पुट ऑन एंड टू द आर्बिट्रेरी रूल इन फ्रांस, आर्बिट्रेरी रूल मतलब मोनार्की सिस्टम एंडेड इन फ्रांस and paved the way for the establishment of a republican form of government. The special privileges of the high order were abolished. Special privileges मतलब the first and second states, they were enjoying the special privileges. They were abolished and lead to the regeneration of the France on the basis of social equality. यानी कि there should be no discrimination now. The Declaration of the Rights of Man granted freedom and individual liberty to all without any distinctions of class or creed. यानी कि now we will provide the granted freedom and individuals liberty to all without any distinction, class, color या caste, without any differences. Many reforms were introduced in the administration system also. The higher and important posts in the states were open to talented people. All were granted religious freedom. The Napoleon Code introduced a uniform system of law. Napoleon system ने क्या system किया? Weight and measures same रखे. And second decimal system introduced. And Napoleon Bonaparte को लोग क्या समझ लगे? एज ए हार्बिंजर, हार्बिंजर के साथ एज ए लिबरेटर, यानी कि हमें क्या है, आज़ादी दिलवाने वाले हैं। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ऑल्सो डन सम रिफॉर्म इन द फ्रेंच सोसाइटी। नाउ अफेक्ट्स ऑन यूरोप, यानी कि यूरोप पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा? इक्वलिटी, लिबर्टी एंड सोवर्जिनिटी। इक्वलिटी वी नो वेरी वेल, यानी कि समानता, इक्वल राइट्स होने चाहिए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन यूरोप। Equality was one of the main principles of French Revolution. These were the three main slogans used by during the French Revolution: liberty, equality, and fraternity. It implied the equality of all before law and abolitions of privileges enjoyed by the upper order in the society. क्योंकि special privileges किसके द्वारा enjoy किए जा रहे थे French society में से पहले? Only the upper class people, यानी कि only the first and second stage they enjoyed all the rights. And it established social, economic and political equality in the European countries. इससे क्या हुआ? Not only socially, political and economically, equality established all over the Europe. Second point, liberty. Revolutionary ideas of liberty was held all over Europe. The Declaration of Rights of Man made people understand the importance of personal liberty and rights. And third, sovereignty. Sovereignty means we can say that resides in the journal public and law should be based on the will of the people. यानी कि लोगों की इच्छा पर डिपेंड होने चाहिए, उनसे डिस्कशन करके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए, यानी कि लोगों की विशेष का भी हमें ध्यान रखना होगा इसके अंदर। ग्लोबल इम्पैक्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड ए ग्लोबल इम्पैक्ट विच वॉज फेल्ट इक्वली इन इंडिया ऑल्सो। द यूएन चार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो यूएन चार्टर है जो ह्यूमन राइट्स का, जो यूएनओ में, ऑल्सो इम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ द रिवॉल्यूशन एज लेड डाउन इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, अगेन रिविजन वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी रिकॉल सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वी हैव डिस्कस फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब कोई रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है तो ऑन विच डेट इट वॉज स्टार्टेड? यू नो वेरी वेल, 14 जुलाई 1789, और दैट टाइम हु वॉज द रूलर? लुइस 16। एंड व्हाट वॉज द नेम ऑफ द क्वीन दैट टाइम? मैरी एंटोनीते। क्लियर? एंड जब कोई, हमने कहा रिवॉल्यूशन, ऐसे तो कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं, यानी कि रिवॉल्यूशन होने के लिए उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। दीज वर द लॉन्ग टर्म रीजन, जो पीछे से चलते आ रहे थे काफ़ी लंबे समय से। और इमीडिएट कॉज क्या होते हैं? जो उनका एक चिंगारी का काम करते हैं। जो मेन थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये तो क्या काम करते हैं? फ्यूल, ईंधन इकट्ठा करते रहे। लेकिन इमीडिएट कॉज ने उनको क्या कर दिया? एक स्पार्क लगा दिया, यानी कि एक चिंगारी का काम कर दिया। जब हम फ्यूल में वो चिंगारी डाल देंगे तो क्या होगा? एक धमाका, बस्ट होगा। तो यानी कि उससे क्या स्टार्ट होगी? एक रिवॉल्यूशन। मेन पॉइंट्स वी कैन रिकॉल। इकोनॉमिक, सोशल कॉजेज में हम कर सकते हैं कि दैट टाइम फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड
third states. First and second states enjoyed all the basic rights. They were having the special privileges, but third states peoples were not having any special privileges. यानी कि all the taxes were paid by that time the third states peoples. They were paying the two types of taxes, tithes and tele. Tithes they were paying to the church. How much percentage? 1/10 of the agriculture produce. और tele they were directly paid to the state. Clear? यानी कि two types of tax were paid by the third states. यानी कि all the burdens किसके ऊपर था taxes का burden? Third states. तो it means first and second states enjoyed all the rights, special privileges. और how much percent population they were there? Both 10%. और third state how much percentage population? 90%. Clear? Now political reasons में मेन हमने डिस्कस किया कि जब when Louis XVI sat on the throne, यानी कि he came in the power, he found empty treasures. He found an empty treasures. क्यों? एक तो जो उनके काफ़ी लंबे सरों से किस में इन्वॉल्व थे? वॉर में थे ब्रिटेन के साथ 30 ईयर्स से. साथ ही इन्होंने किसकी हेल्प की? अमेरिका की हेल्प की. जो उनकी 13 कॉलोनीज किसके अंडर थी? ब्रिटेन के अंडर में. उसको फ्रीडम दिलवाने में हेल्प की. साथ ही इसके लिए उनको रिसोर्सेज खर्च करने पड़े. रिसोर्सेज के लिए क्या करना है? उनको लोन लेना पड़ा. लोन के ऊपर अब वो इंटरेस्ट लगा. वो इंटरेस्ट कितना % देना पड़ा? 10%. जो उनका लिब्रे था, जो उनकी करेंसी थी वहाँ की, उसके ऊपर बर्डन आया. तो उस करेंसी को मतलब उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाना सोचा. और ये पूरे टैक्स का बर्डन किसके ऊपर जाना था? थर्ड स्टेट के ऊपर. क्लियर? एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट द इकोनॉमिक रीजन्स में भी हमारा ये यूज़ कर सकते हैं इसको. एम्पेटी ट्रेजर्स खाली मिला तो कहाँ से? और जो भी एक्स्ट्रा वेजेंट था, विलासिता पूरा जीवन जी रहे थे लोग, अपने ऐशो आराम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, मतलब इतना कमाई का साथ